नमस्कार मित्रों, मैं इस समय मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश के महोबा जिला के महोबा मौजूद हूँ और यहाँ एक ऐसा स्थान है गुरु गोरखनाथ जी की पहाड़ी मौजूद हूँ। आप ये मेरे पीछे देख सकते हैं शिव तांडव मंदिर। आज हम ऐसे शख्स से आपसे मिलाने की कोशिश कर रहे हैं जिन्होंने अपने खून से 49 बार मोदी जी को खत लिखा है ताकि बुंदेलखंड राज्य अलग बन सके और बुंदेलखंड राज्य खुशहाल राज्य बन सके। ऐसे शख्स है जो लगातार स्वास्थ्य व्यवस्थाओं, शिक्षा व्यवस्थाओं लगातार अपना काम कर रहे हैं ताकि बुंदेलखंड को कुछ मिले, बुंदेलखंड के कुछ युवाओं को मिले, कुछ किसानों को यहाँ को मिले। जो यहाँ की पलायन की समस्या है वो भी लगातार प्रयास में रहते हैं। हमारे साथ पूरी टीम है और तारा पाटकार जी हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि 49 बार लगातार लिख रहे हैं, मोदी जी के खत लिखते हैं कि बुंदेलखंड राज्य मिल सके। और खास बात आती है कि 10 साल से नंगे पैर लगातार हैं वो बुंदेलखंड की राज्य के लिए 10 साल नंगे पैर सत्याग्रह चल रहे हैं और उनने बहुत से ऐसे काम किए। उनसे मिलाने की कोशिश करते हैं, उनकी समस्त टीम से भी मिलाने की कोशिश करेंगे। क्या सोचते हैं वो, बुंदेलखंड के लिए इतना क्या है, क्या बुंदेलखंड वास्तव मिल पाएगा? क्योंकि इस समय भाजपा की सरकार है, प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक है। अब नहीं बुंदेलखंड तो कब? मैं तारा पाटकर हूँ और बुंदेली समाज हमारा संगठन है जी, जिसका मैं संयोजक हूँ और हम लोग पिछले 1 दशक से ज़्यादा से अपने क्षेत्र के लिए संघर्ष कर रहे हैं जी। मैं पहले लखनऊ में रहता था जी। हाँ, इंडियन एक्सप्रेस में पत्रकार थे जी। हाँ, तो मैं लखनऊ में मैंने 2 दशक से अधिक 22 साल वहाँ पे पत्रकारिता की और वहाँ पे अच्छी पोजीशन थी मेरी। लेकिन मुझे मातृभूमि ने बुलाया कि मातृभूमि की सेवा करना है। यहाँ ज़्यादा ज़रूरत है हमारी, क्योंकि हमारी मातृभूमि की उपेक्षा हुई है आज़ादी के बाद से। लगातार बुंदेलखंड बहुत पिछड़ा रहा है, हमारा महोबा बहुत पिछड़ा रहा है, जबकि प्रकृति ने इसको बहुत समृद्ध बनाया है। को रोकना चाहूंगा, बताना चाहूंगा, जो मैंने जितना इनके बारे में जाना कि 49 बार मोदी जी के खत लिख चुके हैं, वो भी खून से लिख चुके हैं बुंदेलखंड की मांग के लिए और लगातार प्रयास में रहते हैं। महोबा जिला की स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था पर लगातार रहते हैं और यहाँ की पर्यटन व्यवस्था में भी बहुत ध्यान देते हैं। तो 49 बार अपने खून से खत लिखना बहुत बड़ी बात होती है। क्या मोदी जी इस खत को स्वीकार करेंगे और बुंदेलखंड राज्य बना पाएंगे? क्योंकि इस समय भाजपा सरकार है, प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक भाजपा वालों के हैं। क्या अब नहीं बुंदेलखंड तो कब बात आती है? भाजपा सरकार है, प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक बात आती है। यदि अब बुंदेलखंड राज नहीं तो फिर कब? सरकार चली जाएगी तो फिर क्या करेंगे? बिल्कुल यही सवाल हम लोग भी बार बार उठाते हैं जी। कि पहले तो ये कहा जाता था कि एक सरकार नहीं है, वहाँ दूसरी सरकार है, एमपी में दूसरी सरकार है, यूपी में दूसरी सरकार है। लेकिन अब ऐसी बात नहीं है और बीजेपी हमेशा से ही छोटे राज्यों की पक्षधर मानी गई है और अटल जी ने अपने 6 साल के कार्यकाल में 3 स्टेट बनाए। हम मोदी जी से बार बार यही डिमांड कर रहे हैं अब कि आपने 11 साल में एक भी नया राज्य क्यों नहीं बनाया? देश में कम से कम 8 से 10 राज्यों की डिमांड चल रही है और अभी 25 दिसंबर को अटल जी के जन्मदिन पर हम लोग दिल्ली में अभी इंडिया गेट पर खून से खत लिखने जा रहे हैं 50वीं बार। अच्छा, इस साल? जी, अभी आने वाले 25 दिसंबर को, आज 15 तारीख है, हम लोग इंडिया गेट पर धरना प्रदर्शन करेंगे और 50वीं बार जो हमको खून से खत लिखने हैं वो हम इंडिया गेट पर लिखेंगे प्रधानमंत्री जी को। क्या लगता है खतों से कुछ असर पड़ेगा मोदी जी को? बिल्कुल असर पड़ता है। देखिए, हम आपको बताएं कि जब भी हम खून से खत लिखते हैं तो हमारे पास मैसेज आता है पीएमओ का जी, और कई बार फोन भी आता है। पर होती दिक्कत क्या है कि वो हमारी जो लेटर्स जाते हैं उसको शिकायत प्रकोष्ठ में भेज देते हैं। पीएमओ वाले शिकायत प्रकोष्ठ, जिसे ग्रीवांस सेल बोलते हैं, उसमें भेज देते हैं। फिर वहाँ के कॉल सेंटर से हमारे पास फ़ोन भी कई बार आया, तो हम उनसे बात करते हैं कि ये शिकायत आप लोगों के स्तर की है क्या, इसको प्रधानमंत्री जी के पास सीधे भेजें आप लोग। तो वो कहते हैं ठीक है सर, हम इसको फॉरवर्ड कर देते हैं। और तो इसके अलावा मोदी जी मेरे जन्मदिन पर भी कई बार उनके यहाँ से खत आता है। अच्छा, मेल आता है। मेल में मुझे कब है आपका जन्मदिन? मेरा जन्मदिन 7 जून को होता है। अच्छा, तो 7 जून को मेरे पास कई बार मोदी जी का मेल आया, उन्होंने मुझे जन्मदिन की बधाई दी। इसके अलावा कई लेटर भी आए, जैसे हमने पर्यटन की मांग उठाई, स्वास्थ्य सेवाओं की उठाई कि यहाँ पे जो एम्स जैसे आपने सुविधाओं की बात उठाई, तो उसके लिए उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को लेटर लिखा। थोड़ा चल के थोड़ा सा बात कर लें, थोड़ा सा साइड से भी। तो उन्होंने पीएमओ ने चीफ सेक्रेटरी को लेटर लिखा और उसको जो है उन्होंने मेरे पास एक कॉपी आई उसकी। अच्छा, इनको जो है तुरंत इन समस्याओं को दूर किया जाए और हमको भी सूचित किया जाए। इस तरह की सिचुएशन हुई है।
तो ऐसा नहीं है, संवाद लगातार होता रहता है। और दूसरी चीज, हमारे जो सांसद पुष्पेंद्र सिंह चंदेल से पहले वो 9 बार पार्लियामेंट में इस मांग को उठा चुके हैं जी। और इसके अलावा जब हम अनशन पर बैठे थे, आपको याद होगा कि उस समय यूपी विधानसभा में हमारे सभी 21 विधायकों ने सभी 21 विधायकों ने इस चीज की मांग करी थी। और उस पे योगी जी ने दबाव में बुंदेलखंड विकास बोर्ड का गठन किया था जी। तो काम हो रहे हैं उसमें, और बहुत सी चीज़ें बुंदेलखंड को हमारे इस मांग की बात दी गई हैं। जैसे आप देखें, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बना है, कैन बेतवा रिवर जो नदियों का संकट है हमारे यहाँ पानी का, क्योंकि हम कहते हैं हमारे यहाँ 7 बड़ी नदियाँ हैं, लेकिन पंजाब में 5 नदियाँ हैं, लेकिन पंजाब में पानी की कमी नहीं। और हमारे यहाँ 7 नदियाँ होने के बावजूद भी इनका प्रबंधन बेटर नहीं रहा। अब बात आती है थोड़ा सा जी, यदि बुंदेलखंड राज बन नहीं रहा तो क्या क्या शर्तें पूरी नहीं कर रहा बुंदेलखंड राज बनने के लिए? क्या कुछ ऐसी है जो शर्तें नहीं फॉलो हो रही पूरी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि अपने कमाऊ पूत को कौन खोना चाहता है। अच्छा, तो बुंदेलखंड है कमाऊ खनन हो गया जी। तो इससे क्या होता है कि रेवेन्यू सरकारों को बहुत ज़्यादा मिलता है, एमपी की गवर्नमेंट को भी, यूपी की गवर्नमेंट को भी। अच्छा, तो अगर ये बुंदेलखंड बना देंगे तो फिर यूपी एमपी तो इनका बहुत बड़ा रेवेन्यू लॉस हो जाएगा दोनों गवर्नमेंट का। देखिए, अपने यहाँ हीरा होता है, हीरे से भी बहुत रेवेन्यू मिलता है, गिट्टी बालू, ये हमारे हीरे जवाहरात हैं। बिल्कुल, इसमें बड़ी बड़ी कंपनियां लगी हुई हैं, कितना जबरदस्त इसमें रेवेन्यू सरकार को मिल रहा है और नंबर 2 की कमाई हो रही है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं कि अगर सरकार बुंदेलखंड बना देगी तो सरकार, दोनों स्टेट की सरकारों को बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। तो इसलिए कोई व्यक्ति अपने कमाऊपूत को नहीं खोना चाहता। तो ये लोग क्या करते हैं, अभी आपको याद होगा कि पिछले सत्र में हमारे 7 विधायकों ने लखनऊ में आवाज उठाई थी, मीटिंग करी थी, बुंदेलखंड राज का मसला उनको उठाना था। लेकिन योगी जी ने उनको अलग अलग बुला के सबको डांट के शांत कर दिया कि आप लोग इस मसले को उठाएंगे नहीं विधानसभा में। क्यों है, आपको क्या लगता है? तो योगी जी नहीं चाहते क्या बुंदेलखंड राज बने? योगी जी नहीं चाहते, ना मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री चाहते। उसकी वजह वही कमाऊपूत, रेवेन्यू लॉस। हाँ, तो फिर यूपी कुछ नहीं बचेगा और मध्य प्रदेश, यूपी का बुंदेलखंड अलग चमकता हुआ सूरज आ जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि आप देखिए यहाँ से जो गिट्टी बालू जा रही है वो कहाँ नहीं जा रही है, और उससे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, बड़े सब कुछ बन रहा है। तो यहाँ क्या मिल रहा है लोगों को? आप खजुराहो इसको ही ले लीजिए, जो पन्ना की बात कर रहे हैं, पन्ना अभी देश के सबसे पिछड़े जिलों में शामिल है। क्यों शामिल है? जबकि वहाँ हीरा निकलता है, क्योंकि वहाँ से सब लोग बाहर वाले लूट के ले जाते हैं ना। वहाँ बिल्कुल, बाहर की बड़ी बड़ी कंपनी आती हैं और वो सब काम करती हैं, वहाँ के आदमी मजदूरी करते हैं, तो उन्हीं का सब कुछ, लेकिन वो मजदूरी के लिए मजबूर हैं। तो यही समस्या तेलंगाना में भी थी। अच्छा। और यही समस्या तेलंगाना में थी, यही झारखंड में थी, यही उत्तराखंड में थी, और यही छत्तीसगढ़ में थी। तो ये सारी चीजें एक ही तरह की हैं। अच्छा। तो वहाँ के संसाधनों का दोहन हो रहा है और उनको कुछ मिल नहीं रहा। बुंदेलखंड की जहाँ तक बात है, आज़ादी से ही इसके साथ भेदभाव हुआ। भाई, जब देश आज़ाद हुआ तो हमारा बुंदेलखंड राज था, आपको पता होगा, क्योंकि 35 रियासतें मिला के बुंदेलखंड बनाया गया था। उसके बाद थोड़ा सा मैं रोकने स्टेटमेंट दे दिया जी कि योगी जी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं चाहते कि बुंदेलखंड राज्य बने। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट हो सकता है आपका। बिल्कुल है, आप खुला बोल रहे हैं। कोई भी पार्टी नहीं चाहती, सच्चाई तो ये है। क्योंकि देखिए, सभी पार्टियां जो है वो जानती हैं सच्चाई को कि बुंदेलखंड बन जाएगा तो हमारी सरकार आएगी तो हमको भी नुकसान होगा। और सारे लोग खनन में लगे हैं। एक बात ये भी है कि जितने भी नेता हैं हमारे क्षेत्र के बड़े बड़े, वो सारे खनन से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जुड़े हैं, कहीं ना कहीं जुड़े तो हैं। उनको भी उससे बड़ा लाभ हो रहा है। तो वो सोचते हैं मैं क्यों इसको उठाऊं। अब बुंदेलखंड राज्य आंदोलन तो इस समय कुर्बानी मांग रहा है, कुर्बानी कोई देना नहीं चाहता। तेलंगाना में आपको याद होगा कि जब तेलंगाना बना था तो वहाँ पर 13 दिन में 96 सांसद विधायकों ने इस्तीफे दे दिए थे। यहाँ कोई देना नहीं चाहता है, यहाँ कोई सत्ता नहीं छोड़ना चाहता है। वो इसलिए नहीं देना चाहता क्योंकि वो भी खनन से इनडायरेक्टली और डायरेक्टली जुड़े हुए हैं। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से बहुतों की खदान चल रही है, बहुतों के क्रशर चल रहे हैं। बंद हो जाएगा धंधा पानी, वो उसी पैसे की कमाई से चुनाव लड़ रहे हैं, तो वो कैसे छोड़ेंगे उसको। अच्छा। तो इसलिए वो इस मुद्दे को जोर शोर से उठाने में डरते हैं।
क्योंकि उनको अपना नुकसान दिखाई देता है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है और इसीलिए और आम जनता अपने मारे मरी जा रही है, वो अपनी समस्याओं में। हाँ, आम जनता का कहना रहता है कि जब भी चुनाव आते हैं, हाँ, कोई भी बड़ा नेता आता है या यहाँ का लोकल का नेता आता है, उसको बहुत सपने दिखाए जाते हैं, हम आए तो आपको बुंदेलखंड राज्य देंगे, हम आपको अलग राज्य करेंगे। बुंदेलखंड की जनता हर हमेशा ठगी जाती है। कोई चुनाव होता है, बाहर का व्यक्ति आता है और सपने देके और ठग के चला जाता है। बिल्कुल। क्या लगता है आपको, कभी लगता है आपके देखते देखते बुंदेलखंड राज्य बन पाएगा? देखिए, हम तो ये जानते हैं हम लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि हमारे पहले शंकर लाल मेहरोत्रा जी थे जिन्होंने इस आंदोलन को बनाया था, जनक कहलाते हैं, उनकी स्मृति में हम लोग पुरस्कार देते हैं। तो वो लड़ते लड़ते मर गए। हाँ, हो सकता है हम भी लड़ते लड़ते मर जाएं। कुर्बानी, हाँ, कुर्बानी हम दे रहे हैं, हम खून से खत लिख रहे हैं, हम 10 साल से नंगे पैर चल रहे हैं। हाँ, खास बात मैं ये आपको बता दूं कि 10 साल से लगातार नंगे पैर सत्याग्रह कहा जाए लगातार चल रहे। जब मैंने इनसे बात करने की कोशिश की, फोन से बात करने की कोशिश की, और खास बात आती है ये साइकिल से चलते हैं। अपने स्टूडियो में बुलाने की कोशिश की, स्टूडियो में आइए, तो इन्हें बताया कि भैया थोड़ा सा आपके स्टूडियो दूर पड़ता है, मैं साइकिल से चलने वाला व्यक्ति हूँ। तो बहुत बड़ी बात होती है इस मॉडल जमाने में, आधुनिक जमाने में साइकिल से चलना बहुत बड़ी बात होती है। और नंगे पैर थोड़ा सा दिखाए रोहित जी, और इसी पहाड़ियों में घूमते हैं और नंगे पैर घूमते हैं, बहुत बड़ी बात होती है। आपको क्या लगा इस चीज को देख के, यूं ही बताना है। और बात आती है आप गरीबों के लिए बहुत सोचते हैं, रोटी बैंक की आपने स्थापना की, क्या लगा ये चीजें, कितने लोग ग्रहण करते हैं डेली भोजन, कब से स्टार्ट किया? देखिए, ऐसा है, रोटी बैंक तो हमने जी आइए थोड़ा सा 15 अप्रैल 2015 को प्रारंभ किया था। 15 अप्रैल 2015 जी प्रारंभ किया था जी। और उसके पीछे विजन ये था कि हमारे शहर में कोई भूखा सोने को मजबूर न जी, क्योंकि हमें उस समय लगता था अकाल का केंद्र था उस समय हमारा महोबा, पूरा बुंदेलखंड क्षेत्र था, महोबा स्पेशली था। तो उस समय हालत बहुत खराब थी। तो हमें लगा कि 2 रोटी घरों से ली जाए और उनको जो है थोड़ी सी सब्जी, तो हम लोगों को जो बस स्टैंड जाएंगे, रेलवे स्टेशन जाएंगे, चौराहों पे जाएंगे, जो सड़क के किनारे लोग पड़े हैं उनको खिलाएंगे जी। इस मिशन के साथ हम लोगों ने इसको प्रारंभ किया। तो हम लोगों ने अपने अपने घरों से अपने मित्रों से कहा यार 2 रोटी थोड़ी सब्जी देना, शाम को जाएंगे। इस तरह से जब हम लोगों ने अभियान चालू किया तो लोगों ने कहा क्या हो रहा है, क्या कर रहे, तो उनका ये तो भाई हम भी दे देंगे, हम भी दे देंगे, जुड़ते 2 रोटी किसी को देना बुरा नहीं लगता। हर आदमी सोचता है चलो मेरे नाम से यदि कुछ पुण्य हो जाए तो अच्छा है। तो उसमें अचानक बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी उसने गेन कर ली और उसमें 1 महीने 1.5 महीने के अंदर उसमें 500 लोग खाना देने लगे, जुड़ गए। हाँ, तो 2 रोटी कहने को था, लोग 4 रोटी और 6 रोटी और चावल और सब कुछ देने लगे। तो खाना बचने लगा क्योंकि उतने लोग हमको मिल नहीं पा रहे थे। फिर हम लोगों ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया और हम लोग कॉलोनियों में जाने लगे, काशी कॉलोनी, इस तरह से कि भाई वहाँ कोई ऐसा तो नहीं गरीब जो रह रहा हो जिसको खाने की दिक्कत हो। तो हम लोग बांटते थे। हम लोगों को मना किया कि भाई अब खाना मत दो, हमारे पास बहुत खाना आ रहा है, हमें बाद में गायों को खिलाना पड़ता है। तो इस तरह से ये चलता था। तो बाद में उसकी पॉपुलैरिटी बहुत हुई और मोदी जी ने अपने मन की बात में भी उसका जिक्र किया। अच्छा, रोटी बैंक का जी उसका जिक्र किया और देश में सभी जगह रोटी बैंक खुले। हमारे पास बहुत से फोन आए बाहर से लोगों के। पहली रोटी बैंक थी क्या आपके यहाँ? जी महोबा से ही तो उसकी शुरुआत। हाँ, तो ये खास बात है कि पहली बार रोटी बैंक की स्थापना भी महोबा से की और हम लोगों महोदय जी ने की। ये बहुत बड़ी बात होती है, महोबा के लिए गौरव की बात है, गर्व की बात है। उसके लिए मुझे अवार्ड भी मिला है। अखिलेश यादव जब चीफ मिनिस्टर थे तो उन्होंने मुझे लखनऊ बुला के उसके लिए सम्मान भी दिया था कि मैं एज ए रोटी बैंक फाउंडर में था, उसका संस्थापक। तो मुझे वहाँ सम्मानित भी किया गया था क्योंकि रोटी बैंक पूरे बुंदेलखंड के सभी जनपदों में लोगों ने खोले और इसके अलावा दिल्ली से हजारीबाग, उस्मानाबाद, मतलब पंजाब से लेके हर जगह रोटी बैंक धीरे धीरे खुले और उन लोगों को इसमें बड़ा एक आसान रास्ता मिला कि इसमें लोगों को कहीं गरीबों का सहारा बन सकते हैं और इसमें ज़्यादा खर्च भी नहीं है, केवल हमको डिस्ट्रीब्यूट भर करना है। थोड़ा थोड़ा अगर हम लोग देंगे तो बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो वो एक बहुत अच्छा एक तरह से एक आइडिया था, वो लोगों को बड़ा सूट किया। उसको तो मैं आपको बताऊं कि हमारे पास फॉरेन से भी बहुत फंडिंग की बात आई
अगर हम पैसा ले रहे होते उस समय करोड़ों रुपए आ चुका हो। हाँ हाँ लोगों ने कहा हाँ, एनजीओ के टाइप में। हाँ, उन्होंने कहा भाई हम मदद करना चाहते हैं, हम मदद करना चाहते हैं। हमने उनसे कहा कि हमें पैसा नहीं चाहिए, आप यदि हमारी मदद करना चाहते हैं तो आप अपने क्षेत्र में जहाँ रह रहे हैं हाँ वहीं कर दीजिए, वहाँ देखिए कि कुछ गरीबों को भोजन कराइए जो वाकई अब भूखे सोने को मजबूर हैं। तो उन्होंने एक चीज़ चालू की, उन्होंने कहा कैसे करेंगे, हमने उनको आइडिया दिया, हमने कहा आपको ज़रूरत हो तो हम आएंगे, आपकी मदद भी करेंगे। तो इस तरह से जो है ये सभी जगह रोटी बैंक चालू हुई, एक बहुत बड़ा वेंचर चालू हुआ और उससे लोगों को आज की तारीख में मुझे लगता है कि लोग इस तरह भूखे नहीं हैं जी। और हमारे बुंदेलखंड से भुखमरी इस समय नहीं रही जी। अब बात आती है जी, आप पत्रकार थे जी जी। लखनऊ, हाँ, बिल्कुल। कौन से में थे? मैं कई अखबारों में, कई में आप रहे। इंडियन एक्सप्रेस, हाँ इंडियन एक्सप्रेस में मैं देख रहा था। इससे आप सामाजिक कार्यकर्ता कैसे बने, समाज सेवी कैसे बने, कैसे निकलना हुआ पत्रकार? क्योंकि आजकल पत्रकारों की हालत आप देखते होंगे, जी, 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 पूरे भारत में देखते होंगे, पत्रकार जिस हिसाब से नाम सुनते लोग गाली देना स्टार्ट कर दें। बिल्कुल। क्या पत्रकारों के, क्यों आपने पत्रकारिता छोड़ी और आज के पत्रकारों को आप क्या सलाह देना चाहिए, क्या उनको मुद्दे उठाने चाहिए, क्या चीजें? देखिए मैं जब था उस समय तो ऐसी पोजीशन कम थी और मेरा चूंकि मैं रेपुटेड था, काफ़ी वेल नोन पर्सनैलिटी था लखनऊ में, तो हम लोग वहाँ पर्यावरण के लिए लड़ाई लड़ते थे पहले। हमारे कुछ मित्र थे जो गोमती नदी को बचाने के लिए उसमें एक आरती करते हैं जो आज भी चल रही है। तो गोमती आरती वहाँ होती है कि गोमती नदी को जो है हमें साफ स्वच्छ बनाना है। तो उस चक्कर में क्या हुआ कि मैं भी पर्यावरणविद मानता हूँ, इसीलिए मैं साइकिल से चलता हूँ। साइकिल से चलने के पीछे मेरा एक रीज़न ये है कि महोबा छोटी जगह है, यहाँ पे इंसान लोगों को साइकिल से चलना चाहिए और बड़ी गाड़ियों से चलने से बचना चाहिए, क्योंकि उससे शरीर स्वस्थ रहेगा, पर्यावरण सही रहेगा और जाम आम की समस्याएं भी कम होंगी। लोग सब्जी मंडी भी जा रहे तो बाइक से ही चल रहे हैं, तो क्या है कि ये चीज़ अच्छी नहीं है। तो हम एक संदेश देने के लिए ही साइकिल से चलते हैं। तो लखनऊ में क्या हुआ कि हमारे मित्रों ने हमको कहा कि चुनाव में खड़ा कर दिया लोकसभा की। मैं 2014 में लोकसभा चुनाव भी लड़ा वहाँ लखनऊ में। हाँ, जब राजनाथ सिंह जी बने पहली बार। तो राजनाथ सिंह के खिलाफ लड़े थे क्या? जी, राजनाथ सिंह जब चुनाव लड़े पहली बार लोकसभा का और मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उस समय में लखनऊ से चुनाव लड़ा। अच्छा। लोगों ने कहा कि गोमती के मुद्दे को लेके मुझे खड़ा कर दिया, तो उसमें मैंने 9 दिन जल सत्याग्रह किया। गोमती नदी में मैं बैठता था पानी में, वहीं एक नाव हायर कर ली थी, उसी में हम रहते थे और उसके बाद फिर 3 घंटे में पानी में खड़ा रहता था। 12 से 3 मेरा समय था। तो उसमें क्या हुआ कि एज ए लोकसभा कैंडिडेट मैं कर रहा था, तो लास्ट में मैंने अन्न जल भी त्याग दिया। मेरी डिमांड यही थी उसमें कि जितने भी प्रत्याशी खड़े हुए हैं इंक्लूडिंग राजनाथ सिंह, वो गोमती नदी में आके शपथ लें कि जीतने के बाद सबसे पहले इसमें जो 27 नाले गिर रहे हैं इनको डाइवर्ट करवाना है और गोमती नदी को लंदन की टेम्स नदी की तरह साफ स्वच्छ बनाना है, क्योंकि लंदन में टेम्स नदी भी कभी बहुत प्रदूषित थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो वहाँ भी इस तरह से लोगों ने अभियान चला के उसको अच्छा करवाया। प्रशासन ने, शासन ने भी उसमें योगदान दिया और उन्होंने माइक्रो STP लगाए। हर मोहल्ले में एक STP सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, जो वहाँ की गंदगी निकल रही नालियों से वो वहीं साफ हो जाए और पानी यूज हो। तो लखनऊ में क्या हुआ, एक बड़ा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगा था, मायावती जी ने बनवा दिया, एशिया का सबसे बड़ा। उसके पहले अटल जी जब सांसद थे, पहले अटल जी ने एक बनवाया था, बहुत छोटा था, गऊ घाट में बना था। उसमें केवल 9 नालों का पानी ही शोधित होता था और 27 गिर रहे हैं, उसकी क्षमता नहीं थी। तो इन्होंने बड़ा बना दिया। हमारा ये कहना था कि कुछ भी करें आप, लेकिन गोमती नदी में नाले नहीं गिरने चाहिए। तो उसके बाद क्या हुआ, राजनाथ सिंह जी आए, उन्होंने वहाँ भी शपथ ली। अच्छा, आए? वो आए, उन्होंने मेरा अनशन तोड़वाने के लिए आना था उनको, क्योंकि उस समय दिनेश शर्मा जो उप मुख्यमंत्री रहे, पहले मेयर थे लखनऊ के। उन्होंने हमसे कहा कि ऐसा है, हम राजनाथ जी को ला रहे हैं और उनसे घोषणा करवा रहे हैं, आपका अनशन समाप्त करवा रहे हैं, क्योंकि मैंने 3 दिन पहले अन्न जल भी त्याग दिया था। तो वो आए, उन्होंने कहा कि मैं 100 दिन के अंदर नाले डाइवर्ट करवाऊंगा, जीतने के बाद मैं वादा करता हूँ। और उन्होंने जब दिनेश शर्मा जी ने उनसे कहा कि वो तारा पाट कर बैठे हैं जल सत्याग्रह पे, उनको जूस पिला दीजिए, तो राजनाथ जी ने ये कह दिया, एक प्रत्याशी दूसरे प्रत्याशी को जूस कैसे पिला सकता है? अच्छा, आप मेयर हैं, आप जाके पिलाइए। और वो कह के चले गए। फिर दिनेश शर्मा मेरे पास आए, दिनेश शर्मा जी ने मुझे जूस पिलाया, बोले वो ऐसा ऐसा कह गए हैं। तो हम सब लोग बोले ठीक है यार, उन्होंने आज वादा तो कर दिया।
सभी प्रत्याशियों ने किया। उसके बाद हुआ भी कि अखिलेश की सरकार थी उस समय, अखिलेश सरकार ने उस पर बहुत काम किया, रिवर फ्रंट योजना तो बनाई। आप थोड़ा सा मैं रोकी, किस सरकार को बेस्ट मानते हैं? योगी सरकार को बेस्ट मानते हैं या अखिलेश सरकार को बेस्ट मानते हैं? देखिए, हर सरकार काम करती है, कोई सरकार बुरी नहीं होती। होता क्या है कि उनके अपने एजेंडे होते हैं, अपनी प्राथमिकताएं होती हैं। विकास कार्य मायावती सरकार में भी हुआ और सपा सरकार में भी हुआ और योगी सरकार में भी बहुत हुआ, हो भी रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो लेकिन अब जैसे हम अपने बुंदेलखंड के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, अखिलेश जी ने एक अच्छा काम किया था। अखिलेश जी ने अपने यहाँ देखिए तालाबों की खुदाई, काम है, तालाबों के अगल बगल पेड़ भी लगवाए जी, तो उन्होंने तालाबों की जो खुदाई करवाई, वही उसी वजह से हमारे तालाबों में पानी है। एक बहुत बड़ा काम किया उन्होंने। 100 नंबर चालू करवाया उन्होंने, एम्बुलेंस 108 चालू करवाई। तो ये अखिलेश सरकार ने अच्छे काम किए थे। योगी सरकार भी काम कर रही है, बहुत काम कर रही है। बुंदेलखंड में हम देख रहे हैं कि जो किसी सरकार ने पहले ध्यान नहीं दिया था, इन्होंने सबसे पहले गरीबों की कितनी मदद की। जो एक मकान का सपना होता है, सबको 2.5 लाख देके उन्होंने जो मकान बनवाने का काम किया मोदी जी ने। हम देखते हैं कि पहले बहुत कच्चे मकान थे, अब पक्के दिखने लगे, सब पक्के हो गए, सबके घर बन गए, ठीक ठाक हो गए। एक बहुत बड़ा काम ये किया, शौचालय बनवाए उन्होंने और गैस वैस दी, वो तो ठीक है। बाकी आप राशन बांटा, ये सब चीज़ें हुई। लेकिन आप देखो बुंदेलखंड में सड़कें सुधर गई। हमारे यहाँ की सड़कें पहले बहुत ख़राब थी, अब कम से कम आने जाने में लोग जो बाहर के आते हैं वो कहते नहीं यार यहाँ तो सड़क बहुत अच्छी हो गई, पहले तो बहुत ख़राब थी, लोग आने से डरते थे। अब यहाँ पे पर्यटन में भी काम हो रहा है। आप गोरखगिरी देख ही रहे। क्या लगता है, जैसे आप गोरखगिरी में आप यहाँ खड़े हैं, क्या लगता है बहुत दिनों से काम चल रहा है, क्या लगता है कि ये काम हो पाएंगे, कब तक पूरे हो पाएंगे? इतना ढीला काम क्यों? ऐसा है, इसमें टाइम बाउंड था, ये उसका टाइम निकल चुका है जब इसे पूरा करके देना था। लेकिन ये पूरा नहीं हो पाया क्योंकि पहाड़ का काम है, इसमें परेशानियां ज्यादा हैं। माल सारा ढोके ले जाना है तो वो खच्चर लेके जाते हैं, मशीनों से हो नहीं सकता। हाँ, तो इसमें या तो फिर हम पहाड़ को क्षतिग्रस्त करके यहाँ पे बुलडोजर चलवा के इसको हो नहीं सकता, हम सीधे गाड़ियां जाएं, वो हम चाहते नहीं थे। हमने शुरू से कहा कि ऊपर रोड नहीं बनना चाहिए, हम चाहते हैं कि सीढ़ियों से लोग जाएं। तो इसलिए थोड़ी सी देरी हो रही है, लेकिन काम बहुत हो गया है। 60% काम हो गया है। अभी गुरु गोरखनाथ जी की मूर्ति भी लगनी है, वो भी सुना है कि बन के तैयार हो गई, बस वो भी लगने वाली। मुझे लग रहा है 1 साल के अंदर पूरा हो जाएगा और ये नाथ संप्रदाय का गोरखपुर के बाद सबसे बड़ा तीर्थ बनेगा। अच्छा, योगी जी इसका उद्घाटन करने भी आने वाले हैं। योगी जी बिल्कुल आने वाले हैं। अब बात आती, मैं थोड़ा सा आपको रोकना चाहूंगा। आपने अखिलेश जी की भी बहुत तारीफ की, मायावती जी की भी बहुत तारीफ की, योगी जी की भी बहुत तारीफ की। सबसे बेस्ट आपको मुख्यमंत्री कौन लगा, किसका कार्यकाल लगा सबसे बेस्ट, किसका लगा? देखिए, योगी जी की नो डाउट सबसे अच्छे हैं, क्योंकि इसलिए कि उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर पे जो कमांड किया, क्योंकि पहले जो क्राइम रेट था ना, जो एक डर था समाज में, भय था लोगों में, वो बहुत घटा है। एक सबसे बड़ी चीज ये होती है, ऐसा तो नहीं है उनकी सरकार है तो इसलिए बोल रहे हैं, सुरक्षा चाहता पहले आदमी। व्यापारियों से लेके किसी भी वर्ग से पूछ लीजिए आप जी, लड़कियां घूमती हैं, शाम को भी जाती हैं, पहले ये सब स्थितियां डरती थी। पहले माहौल दूसरा था। रोमियो कितना परेशान करते थे, सड़कों पे बच्चे जाते थे, कोचिंग में स्कूल जाते थे, परेशान रहते थे। तो ये सारी दिक्कतें थी। पर अब सबसे बड़ा काम योगी जी ने जो किया है लॉ एंड ऑर्डर के क्षेत्र में, अब मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद जैसे लोग तो उनके उस कार्यकाल में खत्म हो गए। माफियाओं को, गुंडों को, सबको उन्होंने खत्म कर दिया। आदमी आज डर रहा है। तो एक ये जो सबसे बड़ा काम योगी जी का है। अखिलेश सरकार में सबसे बड़ी बुराई थी कि उस समय गाँव-गाँव में भी हालत खराब थी। वहाँ पे पता चला कि उनकी कम्युनिटी के लोग हावी थे और दूसरे लोग हावी थे, तो क्या था कि माहौल उस समय टेंस था। अब बात आ जाए कि अपन लोग महोबा के, क्या आपको लगता है महोबा में सब ठीक ठाक चल रहा है? शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं और सब ठीक ठाक चल रहा है? क्या लगता है? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारी यही तो हमारी लड़ाई है। हम योगी जी से यही कहते हैं, मोदी जी से, कि देखिए कई क्षेत्रों में उन्होंने बहुत काम किया है, कई क्षेत्र छूटे हैं। जैसे अब स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य सबसे इम्पोर्टेंट है, उसी की लड़ाई हम 10 साल से लड़ रहे थे। तो उसमें क्या है कि हमारे यहाँ डॉक्टर नहीं है, हॉस्पिटल की हालत बड़ी ख़राब है। हमने ये बात सब जगह पहुँचाई, विधायक जी, सांसद जी से लेके ब्रजेश पाठक जी तक सब बातें पहुँचाई। उनका कहना है कि डॉक्टरों की कमी है, हम मेडिकल कॉलेज बनवा रहे हैं। बताइए
सरकार स्पष्ट बोलती है कि डॉक्टर की कमी है, बिल्कुल सही है, पूर्ति कौन करेगा? नहीं, वो बात बिल्कुल सही है, क्योंकि पहली सरकारों ने क्या किया है कि जो मेडिकल कॉलेज थे उसमें डॉक्टर्स की सीटें लिमिटेड थी, उन्होंने सीटें नहीं बढ़ाई। अब पता चला कि पॉपुलेशन इतनी बढ़ चुकी है और रोड इतने हो गए कि इतने एक्सीडेंट हो रहे हैं, इतनी बीमारियां हो रही हैं, अचानक एकदम से डिमांड बढ़ गई है। अब वो डॉक्टर है नहीं तो कहाँ से होगा? और एक और समस्या है कि डॉक्टर यहाँ आना नहीं चाहते, छोटी जगह में डॉक्टर जाना नहीं आना चाहता, वो सब शहरों में रहना चाहते हैं। एक ये बहुत बड़ी दिक्कत है, तो सरकार उनको फोर्स करके यहाँ ला नहीं पा रही है। अब उसके लिए या तो अब सोचना पड़ेगा उनको, तो उन्होंने अब जैसे अपने यहाँ ट्रॉमा सेंटर का काम चालू हो गया, यही मेडिकल कॉलेज में कन्वर्ट होगा। हमें ये उम्मीद है कि आने वाले कुछ सालों में यहाँ की स्वास्थ्य सेवाएं सुधर जाएंगी। अब बताइए थोड़ा सा आप किसानों के बारे में आप क्या सोचते हैं? अभी देखते हैं कई जी करोड़ों का घोटाला हो गया, बीमा घोटाला हो गया, किसानों के प्रति आप क्या सोचते हैं? क्या किसानों को लेके भी देखिए, हमने कई बार बोला है, लिखा भी है अपने खून से खत में कि जो किसानों की समस्या है वो भी बड़ी गंभीर है, उसमें ध्यान दिया जाना चाहिए। क्योंकि जैसे खाद की अभी डिमांड होती है, उस समय दिक्कत हो जाती है। अभी पता चला यूरिया की दिक्कत है, ये बीमा घोटाला हो गया। भ्रष्टाचार इतना जबरदस्त था भी ये हर लेवल पे कि उसमें ऐसा नहीं है, जनप्रतिनिधि भी शामिल है। अच्छा, भ्रष्टाचार में जनप्रतिनिधि भी शामिल है, उसमें वो भी शामिल है, क्योंकि इसीलिए तो वो कार्य नहीं कर रहे, वो उनका प्रश्रय रहता है भ्रष्ट लोगों को। तो उस वजह से क्या है कि ये दिक्कत हो गई है, लेकिन ये व्यवस्था, बिगड़ी व्यवस्था सुधारने में वक्त लगेगा। तो मुझे लगता है, हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में इस पे कुछ काम होगा। क्योंकि देखिए अपने यहाँ ट्रॉमा सेंटर बन रहा है, एक बड़ी बात हो रही है, क्योंकि हम जो डिमांड कर रहे थे एम्स की बुंदेलखंड में, वो जल्दी पूरी होगी। हमें उम्मीद है मोदी